जय हिंद साथियों। ये पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का हमारा चौथा वीडियो है। इससे पहले हम 3 पार्ट में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अभ्यारण्य एवं जैव मंडल रिजर्व। भारत का प्रथम डॉल्फिन वेधशाला बनाई जा रही है। विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर बिहार में भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य के जिस राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया, उसका नाम है राजाजी राष्ट्रीय पार्क। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित कथन सही है। वर्ष 1991-92 में शुरू किया गया था। यह मानव तथा हाथी के बीच टकराव, किसकी बात कर रहे हैं? प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात कर रहे हैं। ये मानव एवं हाथी के टकराव की समस्या पर काम करता है। इसे केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित गलत कथन है। ये केवल जंगली हाथियों के कल्याण की बात करता है, तो ये सही नहीं है। उत्तराखंड के जिस वन्यजीव विहार समूह की स्थिति का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है, तो केदारनाथ सबसे पश्चिम में, उसके बाद नंदा देवी, विंसर और अस्कोट। ये चारों वन्यजीव विहार कहाँ पे है? उत्तराखंड में। इतान की वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में, बेतवा झारखंड में, सिरोही मणिपुर में और गुइंदी तमिलनाडु में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। एम स्ट्राइप्स शब्द को कभी कभी समाचार में जिस संदर्भ में देखा जाता है वो बाघ अभ्यारण्यों का रखरखाव। पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में जिसका महत्व अधिक है वह है सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र या फिर सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। कावेरी बेसिन में स्थित संरक्षित क्षेत्र है नागरहोल, ये होती नहीं है, नागरहोल है ये। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, ये कावेरी बेसिन में स्थित है। झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभ्यारण्यों में वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू की है। 10 वर्ष की अवधि के लिए महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य झारखंड के जिस जिले में है वह है लातेहार। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं घने जंगलों से। आगे बढ़ते हैं। एनविस सेंटर ऑन वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्टेड एरिया से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार मार्च 2023 तक भारत में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 106। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों वाला राज्य मध्य प्रदेश है, 11। सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्यों वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 96। सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना। भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था 1973 में। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है नई दिल्ली में। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी नेशनल पार्क कर्नाटक में है। पेरियार गेम अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय हाथियों के संदर्भ में सही कथन है हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। हाथियों की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है। अब जैव मंडल रिजर्व में कितने हैं? 18 जैव मंडल रिजर्व है। उनके क्षेत्रफल और स्थापना वर्ष के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे बड़ा जो कि जैव मंडल रिजर्व कौन सा है। तो सबसे बड़ा जैव मंडल रिजर्व है कच्छ। अब शुरू करते हैं। ये स्टार जो लगा हुआ है ये एमईवी प्रोग्राम को दर्शाता है। एमईवी प्रोग्राम के अंतर्गत भारत के 12 जैव मंडल रिजर्व हैं। तो शुरू करते हैं। पहला आचन कमार अमरकंटक रिजर्व 2005 में बनाया गया। अगस्त्यमलाई 2001 में बनाया गया। दिहांग तवांग असम
98 में बनाया गया। डिब्रू सईखोवा 1997 में बनाया गया। ग्रेट निकोबार 1989 में बनाया गया। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व 1989 में बनाया गया। ये जो है क्या कह सकते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जैव मंडल रिजर्व है। कंचनजंगा जो है 2000 में बनाया गया। मानस असम 1989 में बनाया गया। नंदा देवी उत्तराखंड 1988 में बनाया गया। नीलगिरी 5520 क्षेत्रफल है। नीलगिरी कहाँ है? केरल में। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर 1986 में बनाया गया। नौकरेक 1988 में बनाया गया। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश 1999 में बनाया गया। सिमलीपाल उड़ीसा 1994 में बनाया गया। सुंदरवन 1989 में बनाया गया। कच्छ 2008 में बनाया गया। सुंदरवन तीसरे क्षेत्रफल के अनुसार तीसरे स्थान पर है, जबकि कच्छ सबसे बड़ा बायो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। शीत रेगिस्तान लद्दाख में है, 2009 में इसको बनाया गया। शेषाचेलम पहाड़ियाँ 2010 में इसको बनाया गया। पन्ना एमपी में 2011 में जैव मंडल रिजर्व घोषित किया गया। जिन जिन पे स्टार है वो सब एमईबी प्रोग्राम के अंदर है। कुल 12 जो है जैव मंडल रिजर्वों को एमईबी प्रोग्राम में सूचीबद्ध किया गया है। हंगुल या कश्मीरी स्टेक के लिए प्रसिद्ध है डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़ते हैं। बेतला राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1986 में तत्कालीन बिहार वर्तमान झारखंड में हुई थी। पाकुई वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। कच्छ वनस्पति का सुंदरवन स्थित है पश्चिम बंगाल में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए फेमस है। भारतीय अनूप बारहसिंगा की उस प्रजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है, केवल घास बची है, के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बारहसिंगा पाए जाते हैं। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास है आंध्र प्रदेश में। एशियाटिक बब्बर शेर का निवास स्थान है गिरवन गुजरात। क्षेत्रफल की दृष्टि से जीव मंडल आरक्षण क्षेत्रों का घटता क्रम है मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, पंचमढ़ी और कंचनजंगा। अगस्त्यामलाई नल्लामलाई नीलगिरी और पंचमढ़ी में से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है, तो नल्लामलाई नहीं है। अगस्त्यमलाई नीलगिरी और पंचमढ़ी को तो हम पढ़ चुके हैं। केलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था, भरतपुर राजस्थान में स्थित है। यहाँ की संरक्षित प्रजाति नहीं है शेर। शेर केलादेव राष्ट्रीय उद्यान में नहीं पाए जाते हैं। जैव मंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र है आनुवांशिक विभिन्नता के लिए। नौकरेक जैव मंडल रिजर्व पाया जाता है मेघालय में, मानस असम में, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, अगस्त्यमलाई केरल तमिलनाडु में, दोनों में पाया जाता है। नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम, शीत मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में। भारत सरकार ने अब तक 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं, जिनमें यूनेस्को ने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों के विश्व संजाल में सम्मिलित किया है 12 को एमईबी प्रोग्राम में सम्मिलित किया है। भारत के विभिन्न जैव भंडारों में से जो गारो पहाड़ियों में फैला है नौकरेक अरुणाचल प्रदेश। नंदा देवी जीव मंडल जिस राज्य में है उत्तराखंड। विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित है नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अगस्त्यामलाई जैव मंडल रिजर्व में कौन कौन क्या क्या आता है? कलाकड़ मुंडन थुराई बाघ रिजर्व, नैयार पेप्पार और शेंदुलने वन्य प्राणी अभ्यारण्य। अगस्त्यामलाई जैव मंडल रिजर्व कहाँ कहाँ फैला है? केरल व तमिलनाडु में फैला हुआ है। भारत के जैव मंडल रिजर्व की सूची में वर्ष 2009 में क्या जोड़ा गया? कोल्ड डेजर्ट शीत रेगिस्तान कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में है। राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा परिभाषित होती है विधान से। वन्य प्राणी अभ्यारण्य में अनुमति होती है सीमित जीवीय हस्तक्षेप की। किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को
जीव भार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं होती तो राष्ट्रीय उद्यानों में नहीं होती, जबकि बायोस्फीयर रिजर्व वन्य प्राणी अभ्यारण्यों में होती है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड का बफर क्षेत्र है। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, जिस राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है, कैलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, जिसे पहले भरतपुर पश्चिम बिहार के नाम से जाना जाता था, लेकिन उसका नाम कैलादेव राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। हाथी परियोजना कब शुरू हुई थी? प्रोजेक्ट एलिफेंट फरवरी 1992 में। जंगली गधों का अभ्यारण्य है गुजरात में। भारत का वह राज्य जहां एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है पश्चिम बंगाल व असम में। वह अभ्यारण्य जो मुख्यतः एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है काजीरंगा। गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य रायगढ़ छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। गैंडे को पुनर्वासित करने के लिए जिस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है प्रोग्राम, वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उद्धव झील पश्चिम बिहार कहाँ है? साहेबगंज झारखंड में। कुछ राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं और कहाँ कहाँ स्थित है वो दिया गया है। तो बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटक, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्कों की संख्या मध्य प्रदेश में है, पढ़ चुके हैं 11, और सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। नवाबगंज पश्चिम बिहार, वर्तमान नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार उन्नाव में है। ओखला गाजियाबाद में है। समस्तपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में है। पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार जयप्रकाश नगर गोंडा में है। यूपी स्पेशल के PYQ को हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो यूपी स्पेशल के PYQ देख सकते हैं। सिर्फ आधे घंटे में जितने भी यूपी में अब तक PYQ आए सबका डिस्कशन उसमें किया गया है। साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है राजस्थान। राष्ट्रीय उद्यानों का उनके राज्यों के साथ सुमेलित कीजिए। राजाजी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में स्थित है। किन वैली राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय पार्क एवं संरक्षण के लिए उनमें रखे हुए वन्य जीवों की सूची इस प्रकार है। बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य है। काजीरंगा एकल श्रृंग गैंडा अभ्यारण्य है। सुंदरवन जैव मंडल एवं बाघ अभ्यारण्य है। सिमलीपाल हाथी अभ्यारण्य है। सरिस्का एवं रणथंभौर जिस जानवर को ये संरक्षित है तो वो बाघ है। कॉर्बेट, रणथंभौर, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। सुंदरवन में से कौन सा क्रांतिक बाघ अभ्यारण्य है? क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर हैबिटेट है। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का जिस राज्य में है? राजस्थान अलवर। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू एवं कश्मीर में है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य 78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तारित है यूपी के चंदौली में। कलेरा वन्यजीव अभ्यारण्य लगभग 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में MP के शिवपुरी में है। 52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला जयसमन वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के उदयपुर में है। नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य एक लघु अभ्यारण्य है जो स्थित है राजस्थान के जयपुर जिले में। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में से कौन सा राज्य में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है? तो हरियाणा नहीं है। कुछ टाइगर रिजर्व और उनके राज्य दिए गए हैं। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, अमानगढ़ बफर उत्तर प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटक, मानस असम, पालमू झारखंड, रणथंभौर राजस्थान, सिमलीपाल उड़ीसा, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, कान्हा मध्य प्रदेश, मेलघाट महाराष्ट्र, पेरियार केरल, सरिस्का राजस्थान, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, अमरावती तेलंगाना, इंद्रावती छत्तीसगढ़, बुक्सा पश्चिम बंगाल, दुधवा कतनिया घाट यूपी, कालाघाट मुंडनतुरई तमिलनाडु, वाल्मीकि बिहार, पेंच मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश, दंपा मिजोरम, तादोबा अंधेरी महाराष्ट्र, भद्रा कर्नाटक, नमेरी असम, पेंच महाराष्ट्र, बोरी सतपुड़ा मध्य प्रदेश, पाके पाकुई अरुणाचल प्रदेश, अन्नामलाई तमिलनाडु, उदंती और सीता नदी छत्तीसगढ़। इनको 1 से 2 बार पढ़िएगा जिससे ये दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आना लगभग तय होता है। एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो।
सतकोशिया उड़ीसा में है, काजीरंगा असम में है, अचान कमार छत्तीसगढ़ में, डंडेली अंसी कर्नाटक में, संजय धूपरी मध्य प्रदेश में, मुडुमलाई तमिलनाडु में, नागरहोल कर्नाटक में, पारंबीकुलम केरल में, सह्याद्री महाराष्ट्र में, कावल तेलंगाना में, नीलगिरी रंगनाथ मंदिर कर्नाटक में, सत्यमंगलम तमिलनाडु, मुकुंद हिल्स राजस्थान, नवेगांव नागजीरा महाराष्ट्र, पीलीभीत यूपी, भोर महाराष्ट्र, राजाजी उत्तराखंड, औरंग असम, कामलंग अरुणाचल प्रदेश, श्रीविल्लुपुथूर मेघामलाई तमिलनाडु, रामगढ़ विजयदाई टाइगर रिजर्व राजस्थान, रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश। बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित है बांदीपुर मानस सुंदरवन। भारत के टाइगर रिजर्व में से जो मिजोरम में अवस्थित है, दम्फा बुक्सा पश्चिम बंगाल, दम्फा मिजोरम, नमेरी असम में है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। बाघ आरक्षित रिजर्व 2 राज्यों में विस्तृत है, वो है पेंच महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। बाघ अभ्यारण्य है कान्हा, रणथंभौर, बांधवगढ़। काजीरंगा गैंडे के लिए जाना जाता है। गर्म पानी अभ्यारण्य असम में, पाखल तेलंगाना में, सरिस्का राजस्थान में, मूकांबिका कर्नाटक में, डालमा झारखंड में, नैयर केरल में, कोटीगांव अभ्यारण्य गोवा में। असम के मानस अभ्यारण्य जाना जाता है बाघों के लिए। मानस असम में है जो कि बाघों के लिए फेमस है। कान्हा मंडला बालाघाट मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ उमरिया मध्य प्रदेश में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी मध्य प्रदेश में है और इंद्रावती बीजापुर छत्तीसगढ़ में है। गिर गुजरात में है। भरतपुर पक्षी विहार जिसका नाम कैलादेव राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया राजस्थान में है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। काजीरंगा असम में। ये बार बार रिपीट हो रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको याद कर लेना अच्छे से। दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर, कैलादेव घाना पक्षी विहार राजस्थान, कान्हा मध्य प्रदेश, पेरियार केरल, इतांकी नागालैंड, बेतला झारखंड, गुइंदा तमिलनाडु, दाचीगाम जम्मू कश्मीर, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। जिम कार्बेट 1936 में बना, कान्हा 1955 में बना, काजीरंगा असम 1974 में बना, साइलेंट वैली केरल 1984 में बना। बीजापुर जिले में स्थित है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? मुंगेर बिहार में। मध्य प्रदेश के शहडोल मंडल में के उमरिया जिले में स्थित है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। डांडोली अभ्यारण्य कर्नाटक में है। उत्तराखंड के 3 जिलों देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में स्थित है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बेतला झारखंड, इंद्रावती छत्तीसगढ़ और गूगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। काजीरंगा गैंडा के लिए फेमस है। गिर राष्ट्रीय उद्यान शेर के लिए फेमस है। सुंदरबन बाघ के लिए फेमस है। पेरियार हाथी के लिए फेमस है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए। मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए फेमस है। पॉइंट कैलीमर वन्यजीव अभ्यारण्य व पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? तमिलनाडु राज्य में है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है। कैलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है। महान राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के देहरादून में। तो महान राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में है। कैलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में है और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल जिले में स्थित है। येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए में स्थित है। सागरी राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यूनेस्को ने वर्ष 2018 में भारत के जिस जैव मंडल रिजर्व को एमएबी कार्यक्रम के तहत जैव मंडल रिजर्व के विश्व तंत्र की सूची में शामिल किया, वह है कंचनजंगा। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द दिया था एडवर्ड सुएस ने। इकोसिस्टम एपीडी कंडोल ने। इकोलॉजी एजी टॉन्सले ने। जैव विविधता रेमंड एफ दास ने। सर्वाधिक संभावनीय स्थान जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है, तो
कस्तूरी मृग कहाँ कहाँ पाया जाता है प्राकृतिक रूप से? अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव प्रबंधन हेतु जिस पैमाने की हवाई छाया चित्र का इस्तेमाल किया जाता है, लघु पैमाने की हवाई छाया चित्र का। एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप स्वयंभू होने के कारण समृद्ध जैव विविधता दर्शाता है। तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर। चमकीले नीले धब्बों के साथ मखमल काले पंखों वाले ब्लू मॉर्गन तितली को सर्वप्रथम राज्य तितली किसने घोषित किया? महाराष्ट्र ने। सदर्न बर्ड विंग भारत की सबसे बड़ी तितली जिसे राज्य तितली घोषित किया है कर्नाटक में। यूनेस्को द्वारा मैड एंड बायोस्फीयर रिजर्व की शुरुआत कब की गई थी? 1971 में। भारत के इसमें कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं? 12। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है कहाँ स्थित है? ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश में। नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन और मन्नार की खाड़ी में से यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का बृहत्तम जैवमंडलीय निधि है तो मन्नार की खाड़ी। मेघालय स्थित गारो खासी रेंज का एक भाग है मेघालय गारो पहाड़ियाँ। आगे बढ़ते हैं। पार्वती अर्का रामसर स्थित गोंडा यूपी में स्थित है। होकेरा अर्ध भूमि व बुलर झील जम्मू कश्मीर। तसो मोरीरी झील एक रामसर स्थित है जो कि लद्दाख में है। लोकटल झील जो भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है मणिपुर में है। यह पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट एरिया में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। भारत का 16वां राष्ट्रीय जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। 5 मौसमों का बाग स्थित है महरौली के समीप। भारत में ये यूपीएससी का क्वेश्चन है जिसमें लैंग्वेज ज़्यादा होती है और आंसर छोटा सा होता है। भारत में एशियाई एक्स की जगह हाथी है। हाथी की सर्वाधिक संख्या है। आज केवल लगभग 20,000 से 25,000 तक हाथी सदाबहार वनों, शुष्क कटीले वनों, अनूप क्षेत्रों और घास के मैदानों में फैले हुए अपने प्राकृतिक आवासों में हैं। तथापि उनके प्रमुख आवास नम पर्णपाती वन हैं। तो हाथी के प्रमुख आवास क्या होते हैं? नम पर्णपाती वन। भारत में हाथी की संख्या उत्तर पश्चिम भारत से लेकर उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के वन विभागों में पाए जाते हैं। कर्नाटक और केरल राज्यों में पश्चिमी घाट और तमिलनाडु तक में फैली है। ये भी याद करने की चीजें अगली बार क्वेश्चन बन के आ सकता है। केंद्रीय भारत में उनकी संख्या दक्षिणी बिहार और उड़ीसा में बटी हुई है। पूर्व में उत्तरी बंगाल, असम एवं कुछ राज्यों में दिखाई पड़ते हैं। इस उद्धरण में वर्णित एक्स है हाथी। समस्त विश्व में बाघों की आकलित संख्या 3,000 से 4,000 के मध्य है। भारत में बाघों की संख्या वर्ष 2024 में कितनी है? 3682। ये 2022 का आंकड़ा है लेकिन वर्तमान आंकड़ा 3682 है। जिस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्य जीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व ने। पालपुर नामक स्थल पर अवस्थित कुनू वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का एशियाई क्षेत्रों में पुनर्प्रवेश स्थल के रूप में चयन किया गया है श्योरपुर मध्य प्रदेश जिले का। फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया। सही बात। चीतों की आबादी सुधारना भारत की प्राथमिकता है। बिल्कुल सही है। भीतरकनिका उड़ीसा में है। लवण जल मगर पाए जाते हैं। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है जहाँ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड महान भारतीय सारंग पाए जाते हैं। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में विशेषतः असम में लूके वन पाए जाते हैं। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने वाले सबसे अधिक संभावना है पश्चिमी घाट में। इसका प्राकृतिक आवास पश्चिमी घाट है। इस पक्षी का वैज्ञानिक नाम ब्यूसेरस बाइकॉर्निस है।
ये पक्षी एक विशेष प्रकार का घोंसला बनाता है। वनों की कटाई से इस पक्षी का प्राकृतिक आवास नष्ट हो गया। किसकी बात कर रहे हैं? ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। और इनका प्राकृतिक आवास क्या है? पश्चिमी घाट। और याद रखना, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल जो है घोंसला बनाते हैं। अगली बार स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आ जाएगा कि ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल घोंसला बनाते हैं। काजीरंगा असम में स्थित है। असम के गोलाघाट नवगांव में। कुद्रेमुख कर्नाटक के चिकमंगलूर में स्थित है। साइलेंट वैली शांत घाटी केरल के पालघाट में स्थित है। राष्ट्रीय काष्ठ जीवाश्म पार्क तिरुचिरापल्ली में है। शिवालक पार्क सिरमौर में है। स्ट्रोमेटोलाइट पार्क चित्तौड़गढ़ में है। लोनार झील बुल्ढाना महाराष्ट्र में है। भारत का प्रथम तितली उद्यान बन्नरघट्टा जैविक उद्यान कहाँ है? बंगलुरु में है। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है। बांदीपुर बाघ आरक्षित रिजर्व कर्नाटक में है। मेलघाट महाराष्ट्र में है। बुक्सा पश्चिम बंगाल में है। पाके या पाकुई अरुणाचल प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल प्राप्त करता है रामगंगा नदी से। नेशनल पार्कों में से जिसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है तो नामदफा नेशनल पार्क। सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य भूटान में है। मानस नामदफा न्योरा और फूलों की घाटी नेशनल पार्क में से कौन सा पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में है? तो फूलों की घाटी नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में है और यह उत्तराखंड में स्थित है। बुक्सा बार्ग परियोजना किस राज्य में चल रही है? पश्चिम बंगाल। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? नेपाल में। दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में। गुमटी वन्यजीव अभयारण्य त्रिपुरा में। सारामती शिखर नागालैंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती है। राम गंगा और कोसी नदियां ब्रह्मपुत्र दिफ्लू मोरा धनसिरी नदियां प्रवाहित होती हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है कुंती पुजहा नदी। पंजाब प्रांत में व्यास और सतलुज के संगम पर स्थित है हरिके आर्द्र भूमि। राजस्थान प्रांत के भरतपुर के गंभीर और बाणगंगा नदी के संगम पर स्थित है केवलादेव घना पक्षीय उद्यान। आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा में स्थित ताजे पानी की झील है कोलेरू झील। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कौन कौन सी नदियों के डेल्टा पर है? कृष्णा एवं कावेरी नदी। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सेंचुरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल बीतियां मोलस्का डॉल्फिन कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी हैं स्थापित किया गया है कच्छ की खाड़ी में। नेक्स्ट। नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं एराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। बोंडला वन्यजीव अभयारण्य गोवा में है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़ में है। औरंग असम। कोटागढ़ वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में है। चिनार वन्यजीव विहार केरल में है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी गुरुगांव गुरुग्राम में है। तमिलनाडु पक्षी विहार काईकिली में है। जिस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है तो भैया भूटान में आता है वो, क्योंकि भूटान में 60% से अधिक तो वनावरण वृक्षावरण क्षेत्र है। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है क्यू इंग्लैंड में। बुंदाला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र जिसे यूनेस्को के लैंड एंड बायोस्फीयर तंत्र में सम्मिलित किया गया है श्रीलंका में है। बुंडाला कहाँ पे है? श्रीलंका में। वैकल्पिक ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे अब। थोड़ा सा पानी पी लें हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि नवीकरणीय है। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है संयुक्त राष्ट्र संघ की। वर्ष 2014 से 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ नई दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का सचिवालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में है।
100% सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश द्वीप दमन दीव का द्वीप। कभी कभी समाचारों में दिखाई देने वाले घरेलू अंश आवश्यकता पद का संबंध किससे है? सौर शक्ति उत्पादन के विकास से। शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने तक जरूरत होती है उच्च स्तरीय विशेषज्ञता प्रौद्योगिकी की। ऊर्जा एक नवीकरणीय स्रोत है। सौर ऊर्जा, सौर, पवन, ज्वारीय पनबिजली ये सब प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। कभी न समाप्त होने वाली तथा प्रदूषण रहित ऊर्जा सौर ऊर्जा। वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहार सौर ऊर्जा। कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, बायोमास तथा मिट्टी के तेल में नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है बायोमास। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तापीय ऊर्जा। वह ऊर्जा स्रोत जिससे प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य से। जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है सौर ऊर्जा। सूर्य के प्रकाश को सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है फोटोवोल्टिक तकनीक के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद, नाभिकीय विखंडन और सौर सेल में से सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है सौर सेल। जीवाश्म ईंधन नहीं है। यूरेनियम जीवाश्म ईंधन नहीं है। पौधे के वे उत्पाद जो कि हजारों वर्षों से पृथ्वी के नीचे दबे पड़े थे या पौधे के वे जीवाश्म जिनका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं कहलाते हैं जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है यूरेनियम को। परमाणुओं के संयोजन अथवा विखंडन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न की जाती है नाभिकीय ऊर्जा। न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को महत्व को देखते हुए भारत ने वर्ष 2003 में गठन किया था राष्ट्रीय हाइड्रोजन बोर्ड का। वैज्ञानिकों के अनुसार भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन है। ऊर्जा संकट से तात्पर्य है कोयला तथा पेट्रोल जैसी जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा। कोयला, खनिज तेल एवं गैस, जल विद्युत तथा परमाणु ऊर्जा में से भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत जल विद्युत है। सौर ऊर्जा, जैव पुंज शक्ति, लघु जल विद्युत शक्ति अपशिष्ट से अर्जित ऊर्जा में से भारत में से जो नवीकरणीय ऊर्जा सर्वाधिक संभाव्यता वाला है सौर ऊर्जा। जैव ईंधन के संबंध में सत्य कथन है जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल होता है। जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है। जैव ईंधन मक्का से भी बनता है। बायोडीजल की फसल है जेट्रोफा। एथेनॉल एक प्रसिद्ध एल्कोहल है। इसे एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। इसका प्रयोग होता है हरित ईंधन के रूप में। पाइन करंज फर्न से भी किण्वीकरण कर एथेनॉल प्राप्त किया जाता है। इसे शामिल करते हैं हरित ईंधन स्रोत में। भारत का सबसे पहला पूर्णतः जैविक खेती पर आधारित राज्य है सिक्किम। जेट्रोफा पोंगामिया सूरजमुखी की खेती की जाती है बायोडीजल के लिए। नाभिकीय शक्ति परियोजना के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिनका अध्ययन किया जाना और हल निकाला जाना है वे हैं वायु, मृदा एवं जल का रेडियोधर्मी प्रदूषण, वन अपरोपण तथा पेड़ पौधों एवं जंतु समूह की क्षति, रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निस्तारण। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को प्रारंभ किया गया था 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित देशों का एक समूह जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करता है हेतु प्रतिबद्ध है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA। ISA का मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा में है। नेक्स्ट है ऊष्मा रासायनिक परिवर्तन द्वारा ठोस बायोमास का दहन योग्य गैस मिश्रण में रूपांतरण ही बायोमास गैसीकरण कहलाता है। जीव भार गैसीकरण को भारत में ऊर्जा संकट के धारणीय सस्टेनेबल हलों में से एक समझा जाता है। इस संदर्भ में सही कथन है नारियल आवरण, मूंगफली का छिलका और धान की भूसी का उपयोग जीव भार गैसीकरण के लिए किया जा सकता है। नारियल आवरण, मूंगफली के छिलके, धान की भूसी द्वारा उत्पन्न गैस का उपयोग बिजली पैदा करने वाले जनरेटर से जुड़े उपयुक्त रूप से डिजाइन किए गए अंतर्दहन इंजन में किया जा सकता है डीजल की जगह। बायोमास में अप्रत्यक्ष रूप से पाई जाती है सौर ऊर्जा। कोयला आधारित तापीय बिजली घर अम्ल वर्षा में अंशदायी होते हैं। सही है। कोयले के जलने पर कार्बन की
ऑक्साइडें उत्सर्जित होती हैं, ये भी सही है पर व्याख्या नहीं करता। सल्फर डाइऑक्साइड के लिए उत्तरदायी है कोयले में सल्फर की उपस्थिति। सूक्ष्म जैविक सॉरी सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं माइक्रोबियल फ्यूल सेल ऊर्जा का धारणीय सस्टेनेबल स्रोत समझी जाती हैं, क्योंकि ये जीवित जीवों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त कर कुछ सबस्ट्रेटों से विद्युतीय उत्पादन कर सकती हैं। ये विविध प्रकार के अजैव पदार्थ सबस्ट्रेट के रूप में प्रयुक्त होती हैं। ये जल का शोधन और विद्युत उत्पादन करने के लिए अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों में स्थापित की जाती हैं। जैव परिवर्तनीय सबस्ट्रेट में उपलब्ध रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देती हैं। सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं भारत में संप्रति उपलब्ध प्रौद्योगिकी स्तर को देखते हुए सौर ऊर्जा का सुविधा से उपयोग किया जा सकता है। आवासीय भवनों को गर्म पानी की पूर्ति करने के लिए, लघु ईंधन से परियोजनाओं हेतु जल की पूर्ति करने के लिए, सड़क प्रकाश व्यवस्था के लिए। भारत में जैविक डीजल के उत्पादन के लिए जेट्रोफा करकास के अलावा पोंगामिया पिनाटा को भी क्यों एक उत्तम विकल्प माना जाता है? क्योंकि भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में पोंगामिया पिनाटा प्राकृतिक रूप से उगता है। पोंगामिया पिनाटा के बीजों में लिपिड अंश बहुतायत में होता है, जिसमें से लगभग आधा ऑयलिक एसिड होता है। भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं। गंगा डेल्टा में पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाने वाले उष्ण जल से प्राप्त होने वाली वह ऊर्जा जिसका उपयोग मानव अपने विभिन्न कार्यों के लिए करता है कहलाती है भूतापीय ऊर्जा। भारत में भूतापीय ऊर्जा के स्रोत के प्रमुख क्षेत्र हैं हिमालय, खंबात बेसिन, सोनाटा, सोन, नर्मदा, तापी, पश्चिमी घाट, गोदावरी बेसिन और महानदी बेसिन। खनिज समाप्त होने योग्य है। सौर ऊर्जा असमाप्त है। बायोगैस मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को बायोगैस कहते हैं। वन अपरोपण, वर्षा। आगे बढ़ते हैं। जैव मूल एस्फाल्ट, बायो एस्फाल्ट पर मूल सीमा शुल्क की पूरी छूट प्रदान की गई है। इस पदार्थ का महत्व है पारंपरिक एस्फाल्ट के विपरीत बायो एस्फाल्ट जीवाश्म ईंधनों पर आधारित नहीं होता। बायो एस्फाल्ट जैव आधारित अपशिष्ट पदार्थों से निर्मित हो सकता है। बायो एस्फाल्ट से सड़कों की ऊपरी सतह बिछाना पारिस्थितिकी के अनुकूल है। बायो एस्फाल्ट डामर का विकल्प है, जिसका निर्माण नवीकरणीय स्रोतों से किया जाता है, गैर पेट्रोलियम आधारित। तो बायो एस्फाल्ट डामर गैर पेट्रोलियम आधारित नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। अगले टॉपिक को बढ़ते हैं। प्रदूषण। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है 5 माइक्रोन से कम, प्राय 2.5 माइक्रोन के लगभग। जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन विभिन्न देशों, नागरिक समाजों व निजी क्षेत्रों का एक वैश्विक प्रयास है जो अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को न्यूनीकृत कर प्रतिबद्ध है वायु की गुणवत्ता को बेहतर बनाने हेतु। CCAC केंद्रित करता है मीथेन, काला कार्बन एवं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को कम करने पर। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया वर्ष 2019 में। लिपस्टिक में सीसा पाया जाता है। शीतल पेय में ब्रोमीनित वनस्पतिक तेल पाया जाता है। चाइनीज फास्ट फूड में मोनोसोडियम ग्लूटामेट पाया जाता है। यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है जैवोपचार, बायोरेमिडिएशन। जैवोपचारण के लिए विशेषतः अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सृजित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है आनुवांशिक इंजीनियरिंग का। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक। वे पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलता है कहलाते हैं प्रदूषक।
मल पदार्थ, कीटनाशक, मूत्र, घरेलू अपशिष्ट में से बायोडिग्रेडेबल है, प्रदूषक नहीं है। कीटनाशक, मल पदार्थ, मूत्र व घरेलू अपशिष्ट बायोडिग्रेडेबल होते हैं। जैव निम्नकरणीय रहित प्रदूषक मुख्यतः पर्यावरण में प्रवेश करते हैं। मानव जनित एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण के कारण धुआं, स्मोक आवश्यक रूप से वायुमंडल में जिसकी उपस्थिति के कारण होता है वह है नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली उत्तेज्य होता है पैराऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और फ्लाई ऐश में जो द्वितीय प्रदूषक है वो स्मोक है। पारा, प्लास्टिक, एस्बेस्टॉस और वाहित मल में जो जैव विघटित प्रदूषक है वो वाहित मल है। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के रूप द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं कहलाते हैं जैव विघटित प्रदूषक। आगे बढ़ते हैं। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है वायु प्रदूषण का। जब मानवीय या प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों की निश्चित अनुपात में विषाक्त गैसों या गणकीय पदार्थों की वजह से अवांछनीय परिवर्तन होता है तो इसे कहते हैं वायु प्रदूषण। बेंजीन प्रदूषण के कारण है स्वचालित वाहन द्वारा निष्कासित पदार्थ, लकड़ी का जलना, तंबाकू का धुआं, रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग, पॉलीयूरेथेन से निर्मित उत्पादों का प्रयोग। वायु प्रदूषण के दो स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोत और मानव जनित स्रोत। वनाग्नि तथा ज्वालामुखी उद्गार, जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से निकलने वाली गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड इत्यादि आते हैं प्राकृतिक स्रोत में। सीवेज, प्लास्टिक, एस्बेस्टॉस और पॉलीथीन में से वह जो जैव अपघटनीय प्रदूषक है सीवेज है। प्रकाश रासायनिक धूम कोयले के बनने के समय उत्पन्न होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। प्रकाश रासायनिक धूम कोरा स्मोक शब्द बनाए स्मोक और फॉग के मिलने से जहां पर अधिक यातायात रहता है वहां पर भी गर्म परिस्थितियों तथा तेज सूर्य विकिरण से निर्माण होता है प्रकाश रासायनिक धूम कोयले का। नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx, ओजोन और पैराऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट से बनता है प्रकाश रासायनिक धूम्र कोरा। प्रकाश रासायनिक धूम्र का बनना किन के बीच अभिव्यक्ति का परिणाम होता है NO2, O3 तथा पैराऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। गर्म, शुष्क और तीव्र सौर विकिरण वाले महानगरों में वायुमंडलीय हाइड्रोकार्बन और वाहनों व बिजली संयंत्रों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करके कई सारे द्वितीय प्रदूषक बनाती है जैसे ओजोन, फॉर्मल्डिहाइड और पैराऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट आदि। कुछ अभिक्रियाओं को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि इसमें दोनों शामिल होते हैं, सूर्य का प्रकाश और रासायनिक प्रदूषक। ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के मिलने से नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। यह गैस वायु से निकलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 का निर्माण करती है। NO2 एक भूरे रंग की तीक्ष्ण गैस है। नवजात ऑक्सीजन सूर्य की तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के एक कणु से अभिक्रिया करके ओजोन बनाती है। परऑक्सिल मूलक या तो ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर ओजोन बनाते हैं अथवा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से मिलकर पैराऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट पैन का निर्माण करते हैं। यह क्लोरोप्लास्ट जो पैराऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट होते हैं जो क्लोरोप्लास्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। इस वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्षमता और पौधों का विकास कम हो जाता है। यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली इलेक्ट्रॉन यातायात प्रणाली ETC को बाधित करते हैं। यह एंजाइम प्रणाली को भी प्रभावित करते हैं। कौन? पैराऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट पैन। इसीलिए इनको वायु प्रदूषक की श्रेणी में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। फेफड़ों के अवरोध को भेद कर रक्त में प्रवेश कर जाने वाला पार्टिकुलेट मैटर है PM2.5। वायु में ओजोन की अत्यधिक मात्रा उत्पन्न कर सकती है दमा। मनुष्य की आंखों में बहुत ज्यादा जलन और उत्तेजना पैदा कर सकता है पैराऑक्सीटिल नाइट्रेट
PAN और O3 मिलकर छोटी छोटी बूंदें बना लेते हैं। वायु में मिलकर PAN और O3 धुंध बनाते हैं। अधिक धूम्र कोहे के निर्माण से दृश्यता घट जाती है। भारी ट्रक यातायात, निर्वाचन सभाएं, पॉप संगीत और जेट उड़ान में अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। जेट उड़ान में सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। किसी वस्तु से उत्पन्न सामान्य आवाज को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि की इकाई डेसिबल होती है। अनियोजित औद्योगिक विकास, अत्यधिक मोटर वाहनों का प्रयोग तथा यांत्रिक दोष मुक्त विभिन्न प्रकार के वाहनों का परिचालन योगदान देते हैं ध्वनि प्रदूषित करने में। ध्वनि की गति से तेज चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर को कहते हैं सोनिक बूम। सोनिक बूम को व्यक्त किया जाता है मैक इकाई में। जो वस्तुएं ध्वनि की रफ्तार से चलती हैं उनसे उत्पन्न शोर को कहते हैं मैक 1। सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि रंगहीन अति विषैली होती है, एक प्रमुख प्राथमिक वायु प्रदूषक है। CO वायुमंडल में कम समय के लिए रहती है तथा इसका ऑक्सीकरण हो जाता है CO2 में। PAN स्मॉग, सल्फर डाइऑक्साइड तथा ओजोन में जो एक द्वितीय प्रदूषक नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड द्वितीय प्रदूषक नहीं है, बाकी PAN, स्मॉग और ओजोन ये तीनों द्वितीयक प्रदूषक हैं। वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु वायु प्रणाली की शुभारंभ दिल्ली में किया गया। सामान्य परिस्थितियों में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट की डेसिबल स्तर होता है 20 डेसिबल स्तर। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं कहलाते हैं प्राथमिक प्रदूषक। वे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं उन्हें द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। PAN, ओजोन, स्मॉग ये सब द्वितीयक प्रदूषक हैं। सल्फर के ऑक्साइड, मुक्त सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब प्राथमिक प्रदूषक हैं। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार और सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त की हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके एक स्थायी यौगिक बना लेती है जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऊतकों तक नहीं पहुंचा पाता। यह मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक गैस है। क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO। वाहनों में पेट्रोल के जलने से धातु वायु को प्रदूषित करती है लेड। इंजन में नॉकिंग रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है लेड। बच्चों के दिमाग के विकास में बाधा पहुंचाते हैं, उन्हें बुद्धि लब्धि लेवल IQ लेवल को घटाता है तथा वयस्कों में हृदय व श्वसन संबंधी बीमारी उत्पन्न करता है लेड। वायु प्रदूषकों में से जो रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर देता है कार्बन मोनोऑक्साइड। वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त की हीमोग्लोबिन में घुल जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। यह गैस हीमोग्लोबिन अणुओं से ऑक्सीजन की तुलना में 240 गुना तेजी से 300 गुना अधिक तेज से संयुक्त होती है, जिस कारण वायु में पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर भी सांस लेने में कठिनाई होती है और व्यक्ति घुटन महसूस करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। ओजोन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड में से वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक कार्बन मोनोऑक्साइड। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैव प्रदूषक है आर्सेनिक। भारत में कई जगहों पर भूमिगत जल आर्सेनिक से संक्रमित होते हैं। यह संक्रमण मुख्यतः प्रकृति में पाए जाने वाले उत्पन्न आर्सेनिक से होता है जो उत्पन्न होता है बेड रॉक से। आर्सेनिक के लगातार संपर्क से बीमारी होती है ब्लैकफुट। वर्ष 2011 में जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुसार पेयजल में आर्सेनिक की मात्रा होनी चाहिए 0.01 से 0.05 मिलीग्राम पर लीटर। धान का पौधा बेहतर अवशोषक माना जाता है आर्सेनिक का। भूजल के जरिए आर्सेनिक अनाज में पहुंच रहा है, इससे प्रभावित हो रही है समूची खाद्य श्रृंखला। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। यह प्रदूषण विभिन्न प्रकार से फसलों के माध्यम से मानव एवं पशुओं के आहार श्रृंखला में भी पहुंच जाता तथा विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों से मनुष्य एवं पशुओं को ग्रस्त करता है। तो उर्वरकों की वजह से अकार्बनिक पोषक जैसे फॉस्फेट तथा नाइट्रेट खुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं। ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ाते हैं सुपोषण। सुपोषण
यह जल के निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। अकार्बनिक उर्वरक तथा कीटनाशक अवशोषक मृदा के रासायनिक गुणों को बदल देते हैं तथा विपरीत प्रभाव डालते हैं भूमि के जीवों पर। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है चमड़ा उद्योग से। जल प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण के प्रमुख रूप से यही उद्योग जिम्मेदार है। चमड़ा उद्योग। अम्ल वर्षा निम्नलिखित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। सामान्यतः ऐसी वर्षा जिसका पीएच 5 से कम होता है अम्ल वर्षा कहलाती है। वातावरणीय प्रदूषण औद्योगिक निस्सरणों एवं प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैसें वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरती हैं। इससे पृथ्वी पर होती है अम्ल का जमाव, जिसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्लीयता का लगातार आधा हिस्सा वायुमंडल से पृथ्वी पर स्थानांतरित होकर जमा होता है शुष्क रूप में। मरुस्थलीय क्षेत्र में शुष्क से आर्द्र निक्षेप का अनुपात उच्च रहता है क्योंकि वहां पर ज्यादा होता है शुष्क जमाव। इंसिनरेटर्स का प्रयोग किया जाता है कूड़ा कचरा को जलाने के लिए। अम्लीय वर्षा, अम्लीय कोहरे और अम्लीय धुंध को सम्मिलित रूप से कहा जाता है अम्ल निक्षेप। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें हैं नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। उद्योगों एवं यातायात के उपकरणों से निस्सृत नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें वायुमंडल में स्थित जल वाष्प से प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं और ओस अथवा वर्षा की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगती हैं। यही कहलाती है अम्ल वर्षा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सल्फर के उत्सर्जन में कमी का प्रयास किया जा रहा है। हेलसिंकी प्रोटोकॉल के तहत मथुरा की तेल शोधनशालाओं से उत्सर्जित H2O से उत्पन्न अम्ल वर्षा क्षति पहुंचा रही है ताजमहल के सौंदर्य को। ताजमहल पर अम्ल वर्षा से जनित हानिकारक प्रभाव को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है ताज ट्रैपीजियम जोन। SO2 को क्रैकिंग गैस भी कहते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड को क्रैकिंग गैस भी कहते हैं क्योंकि यदि लगातार यह पत्थर पर प्रवाहित की जाए तो पत्थर हो जाता है छत विक्षत। अधिक अम्लता के कारण अम्ल वर्षा के हाइड्रोजन आयन एवं मृदा के पोषक धनायन यथा Kg+ और Mg++ के बीच आदान प्रदान होता है। इसके फलस्वरूप पोषक तत्वों का निक्षालन हो जाता है एवं समाप्त हो जाती है मृदा की उर्वरता। अम्ल वर्षा में वे प्रदूषक जो वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं कहलाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अम्ल वर्षा होती है बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। शंकुधारी वृक्षों के घने कैनोपी में पत्तियों के भूरे रंग के लिए उत्तरदायी होता है अम्ल वर्षा का निक्षेप। अम्ल वर्षा से कम हो जाता है मृदा का पीएच मान। 5 पीएच से कम की वर्षा को अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा जहरीली धातुओं को उनके प्राकृतिक रासायनिक यौगिकों से टूटने में मदद करती है। ये धातु पीने योग्य जल एवं मृदा में प्रवेश कर दुष्प्रभाव डालते हैं बच्चों के तंत्रिका तंत्र पर। वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। अम्ल वर्षा हो जाती है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। एक वायु प्रदूषक गैस है जो जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है। सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। यूट्रोफिकेशन, जल में जब जैविक एवं अजैविक दोनों पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है तो इस घटना को यूट्रोफिकेशन सुपोषण कहते हैं। सुपोषण से जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। अत्यधिक पोषकों की उपस्थिति से शैवालों का विकास तेजी से होने लगता है। इस घटना को शैवाल ब्लूम कहते हैं। एस्बेस्टस फाइबर से घिरे वातावरण में ज्यादा देर रहने से हो जाता है एस्बेस्टोसिस। फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो जलाने से प्राप्त होता है। कोल, पत्थर के कोयले को कोल के दहन से उत्पन्न प्रदूषक है फ्लाई ऐश। कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से उत्पन्न होने वाले इस सूक्ष्म पाउडर से जीवों में होते हैं श्वसन संबंधी रोग, जिसे वायु में मिलने से रोकने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक या अन्य कण निस्यंदन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। फ्लाई ऐश ग्रीन मफलर
ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। विशालकाय हरे पौधे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रोपित किए जाते हैं क्योंकि उनमें ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। ध्वनि प्रदूषणों को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे कहलाते हैं ग्रीन मफलर। भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनाइड मिथ रिसाव घटना हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री की से जो गैस रिस गई थी वह थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस त्रासदी में जिस गैस के रिसने से बड़े पैमाने पर मृत्यु हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती हैं पॉलीमर से। मूलतः कार्बन एवं हाइड्रोजन के अणुओं के मिलने से बनता है। यह एथिलीन C2H4 का पॉलीमर बहुलक होता है पॉलीएथिलीन। पॉलीथीन पॉलीथीन की खोज 1953 में इटली के रसायन शास्त्री गिलियो नत्ता और कार्ल जिगलर जर्मनी ने की थी। इन्होंने सर्वप्रथम देखा कि कार्बन और हाइड्रोजन के कण आपस में मिलकर एक श्रृंखला बनाते हैं और एकल बंध एवं द्विबंध के रूप में स्थापित हो जाते हैं। इस खोज के लिए गिलियो नत्ता एवं कार्ल जिगलर को 1963 में रसायन में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो किसके लिए? पॉलीथीन की खोज के लिए। आज हम हर चीज में पॉलीथीन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हमारे पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण बन गई है। भारत के सबसे बड़े चरखे के संदर्भ में सही कथन है। इसका उद्घाटन नोएडा में हुआ है। यह उपयोग किए हुए प्लास्टिक कचरे से बना है। वस्तु जो जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है प्लास्टिक। जैव निम्नकरणीय है रबर। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नकरणीय कहलाते हैं। लकड़ी का टुकड़ा, चमड़े का जूता, कपड़ा तथा प्लास्टिक के थैले में से जिसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगेगा वह प्लास्टिक के थैले में। वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है लाइकेन। शैवाल तथा कवक के द्वारा होता है लाइकेन का निर्माण। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव लाइकेन पर पड़ता है क्योंकि ये होते हैं बड़े संवेदनशील। प्रदूषण संकेतक पौधा है लाइकेन। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं वायु प्रदूषण के। वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है लाइकेन। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता बीओडी एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है जलीय वातावरण में। बीओडी का अधिक होना दर्शाता है जल के संक्रमित होने को। कार्बनिक अपशिष्ट जैसे सीवेज की मात्रा बढ़ने से अपघटन की दर बढ़ जाती है तथा O2 का उपयोग भी इसी के साथ साथ बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप मात्रा घट जाती है डिसॉल्व ऑक्सीजन की। कुछ ही सहनशील प्रजातियों के जीव तथा कुछ कीटों के डिंब ही बहुत अधिक प्रदूषित तथा कम डिसॉल्व ऑक्सीजन वाले जल में जीवित रह सकते हैं जैसे एनेलिड। जिस जलाशय में डिसॉल्व ऑक्सीजन का मान 8 मिलीग्राम पर लीटर से नीचे हो जाता है उसे कहा जाता है संक्रमित कंटेमिनेटेड जल की श्रेणी में रखा जाता है। जिस जल क्षेत्र में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की अधिकता संकेत देती है उसका जल सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है ऑक्सीजन की। बायोरेमिडिएशन से तात्पर्य है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन। बायोरेमिडिएशन के द्वारा किसी विशेष स्थान पर पर्यावरणीय प्रदूषकों के हानिकारक प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है। यह जैव रासायनिक चक्र के माध्यम से कार्य करता है। बायोरेमिडिएशन यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है तो इसे कहा जाता है स्व स्थानीय जैवोपचार इन सीटू रेमिडिएशन। अगर किसी अन्य स्थान पर ले जाकर इस तकनीक का उपयोग किया जाता है तो उसे कहते हैं एक्स सीटू बायोरेमिडिएशन। प्रदूषकों को जड़ों व पत्तियों में संग्रहित कर जैवोपचार की क्रिया करना कहलाता है फाइटो निष्कर्षण। जल प्रदूषक नहीं है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जल प्रदूषण नहीं है लेकिन वायु प्रदूषक है। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में वह जहाँ आर्सेनिक के द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है तो वह पश्चिम बंगाल में होता है। और अगर हमारे पड़ोसी राज्य देखें, पड़ोसी देश जिसका नाम है बांग्लादेश, वहाँ बहुत ज़्यादा आर्सेनिक प्रदूषण पाया जाता है। बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा प्रदूषण पाया जाता है। भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों तथा बांग्लादेश के पद्मा
मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल अत्यधिक प्रदूषित है आर्सेनिक प्रदूषण से। आर्सेनिक प्रदूषित जल पाया जाता है अर्जेंटीना, चिली, चीन, बांग्लादेश, भारत, मैक्सिको तथा यूएसए में। भारत के 7 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भूमिगत जल अत्यधिक प्रभावित है आर्सेनिक प्रदूषण से। चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है नाभिकीय दुर्घटना से। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ऊष्मी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण में से नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्राय कारक होता है। ऊष्मी प्रदूषण का संग रूस में चेरनोबिल स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना हुई थी 26 अप्रैल 1986 को। विघटित होते रेडियोएक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स से उत्पन्न होने वाला विकिरण स्रोत है रेडियोएक्टिव प्रदूषण का। विकिरणों के प्रभाव से जीवों के आनुवंशिक गुणों पर भी प्रभाव पड़ता है, हानिकारक प्रभाव पड़ता है। जैवीय रूप से अपघटित होता है मल। स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है लेड। स्वचालित वाहनों में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है लेड सीसा का। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, पाचन तंत्र इत्यादि प्रभावित होते हैं लेड के कारण। पेयजल में कैडमियम की अधिकता से हो जाता है इटाई रोग। पारा मरकरी युक्त जल पीने से होता है मीनामाटा रोग। वर्ष 1987 में इस अधिनियम में ध्वनि प्रदूषण को एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत